एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी चीज़ जो कि आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस YouTube पर पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ लोगों ने पढ़ाया हुआ है, दुनिया भर का पढ़ाया हुआ है। तो उसमें लेकिन एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ नहीं है। मैंने देखा है, मैंने खूब सर्च किया है, किसी ने भी आपको NCERT को लाइन टू लाइन अच्छे से कोर्स पूरा जो है वो नहीं पढ़ाया है। पूरा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा कोर्स किसी ने दिया भी नहीं है। और उसमें ये भी कि पेपर में क्या आएगा, ये वाली बात तो बहुत लोगों ने छुपाई है, बताई नहीं है, बस पढ़ा दिया है, ये नहीं बताया कि पेपर में क्या आएगा। तो ये एक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि पेपर में क्या आता है। किताब तो सब पढ़ते हैं, किताब सबके पास यही है, पूरा भारत जो है NCERT से ही पढ़ता है। आपको पता है कि NCERT ही है जो कि आपके एग्ज़ाम को निकलवाने में मदद करती है। नीट आपका इसी पर आधारित होता है। मैंने देखा है कि आजकल जो KVS PGT के प्रीवियस पेपर देखोगे तो वो भी इस पर मिलते हैं। तो आपके लिए वीडियो है, आपके लिए ये चैनल है, क्योंकि ये आपकी मदद करने वाला है। बाकी मेरा मदद का पर्पज़ है, ठीक है। हालांकि वो एक अलग बात है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने की इच्छा सबको होती है, लेकिन अभी के लिए मेरा एक काम है कि मैं मदद करूं लोगों की, जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग इधर उधर से पढ़ रहे होते हैं, कुछ का कुछ पढ़ रहे होते हैं जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आता। तो आप वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए जो पेपर में नहीं आती हैं, वो पढ़िए जो पेपर में आता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है। और वो बच्चे जो 12th क्लास में ही वैज्ञानिक बनने की चाह रखते हैं तो फिर बाद में वो टीचर बन जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो टीचर बनते हैं, जो पास होते हैं वो कम पढ़ते हैं। कम डाटा को ज़्यादा बार पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि ज़्यादा को कम बार पढ़ोगे तो वो आपसे नहीं होगा, फिर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो हमारा मकसद है कि हम आपका एग्ज़ाम निकलवा दें। बस आपको 360 नंबर चाहिए होते हैं नीट में, वो आ जाएँ आपके, उसके अलावा हमें कोई इच्छा नहीं है। तो बाकी आपको क्या चाहिए इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी के लिए आपके लिए शुरू किया जा रहा है 11th-12th का एकदम बेस्ट रिवीजन, जो कि 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 15 मार्च मतलब 15 मार्च, उसके ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप बस सपोर्ट कीजिएगा, बने रहना चैनल के साथ में। और आप जो दूसरे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ TGT PGT वाले, तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी NCERT पढ़ने को नहीं मिलती है, मुझे पता है। पेपर जो है वो भी NCERT से आ जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो जो कि बहुत महान लोगों ने लिखी है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ छुपा है, बहुत कुछ छुपा होता है। डाटा भी यहीं से पूछते हैं, IAS हो PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, यहीं से पूछा जाता है। तो हम पूरी 11th-12th के NCERT का विश्लेषण करने जा रहे हैं और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। तो भाई पहला चैप्टर 11th क्लास का ये है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। जिन्होंने ये वीडियो अभी देखी है वो चैनल पर जाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो चाहिए वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत लंबी बात होगी आज। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारी पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये यूनिट है 11th क्लास के जो सिलेबस है उसमें से पहली यूनिट यहाँ से शुरू होती है, और ये पहला पैराग्राफ है। अच्छे एक और बात बताऊँ मैं आपको, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहाँ तक कि सब कुछ पढ़ लेना, समरी वमरी इधर उधर क्वेश्चन वोश्चन सब पढ़ लेना, छोड़ना मत कुछ भी। पेपर यहीं से आएगा, गारंटी है, जो मैं बोल दूंगा वो आएगा, ये ध्यान रखना। तो करते हैं शुरू बात को भाई। ये पहला पैराग्राफ है, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम इनसे शुरू करते हैं। एक महान आदमी जिनका नाम लिखा हुआ है अर्नेस्ट मेयर, थोड़ा सा इनको सम्मान दिया जाएगा, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ से आपको बाकी कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन आप यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में से एक बात याद रखना कि पूछा जाएगा कि आपके जो अर्नेस्ट मेयर थे, जिनको आप जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, यही एक सवाल इस पैराग्राफ में से आपको पूछा जाएगा। और एक पूछा जाएगा कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन है। तो यार यहाँ एक सवाल है, ये आप मार्क कर लेना। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी ये है, वॉज वन ऑफ द 100 greatest scientist of all time. Mayer joined the Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। ये टाइटल मिला था। बाकी इन्होंने बहुत सारा काम किया गया है। और भाई ध्यान रखना, ये आपके जो हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के जनक हैं, उसके फादर हैं, मतलब इन्होंने बताया था बायोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं वो ध्यान रखना, वो जो आपस में इंटरब्रीड करके संतान उत्पन्न करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, वो एक पॉपुलेशन के सदस्य जो इंटरब्रीडिंग करते होते हैं वो आपके बायोलॉजिकली एक स्पीसीज से संबंधित होते हैं। तो वो इन्होंने दिया था। बाकी टैक्सोनॉमिकली स्पीसीज अलग तरह की होती है, स्पीसीज का टॉपिक हम पढ़ा देंगे आपको। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज टर्म किसने दी थी, इन्होंने दी थी। और बायोलॉजिकल स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो आपस में इंटरब्रीड करती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये सवाल आएगा फिर इसका, मैंने जो नोट करके दिया है आपको।
अच्छा, जो मैं आपको नोट करके दूंगा इस तरह से, वो आप अलग से नोट कर लेना, क्योंकि यार ये भी सवाल कभी कभी आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन टू द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है वो फीमेल डंकी और मेल हॉर्स हिनी, यानी कि हिनी जो है वो आपका स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होते, यानी कि फिर ये बायोलॉजिकली एक स्पीसीज नहीं होते हैं, क्योंकि यार ये जो है आपके इंटरब्रीड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, इनकी बात पूरी हो चुकी है। फिर यहाँ से चैप्टर 1 शुरू होगा, द लिविंग वर्ल्ड। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ लिखा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert or hot spring, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of a migrating bird, the value of flower, or the attacking shark evokes here and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on What indeed is life. वास्तव में जीवन क्या है, ये सब चीज़ें आपको यही बताती हैं कि जीवन क्या है। आप अलग अलग स्तर पर जाकर के अलग अलग जगह पर जीवन के विभिन्न प्रकार के रूप देखोगे, यहाँ तक कि एक सेल के अंदर भी आप इतने तरह के मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हो। डीएनए है, लिपिड है, आरएनए है, प्रोटीन है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये जीवन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ लिखा है दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन, द सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एंड एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, and the second is the philosophical one and seeks answer to the what the purpose of life. जीवन का महत्व क्या है, जीवन क्यों है, जीवन क्या है, और इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज लिविंग। तो यहाँ आपको लिविंग के बारे में बात होगी। कौन है लिविंग, लिविंग क्या होते हैं, लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग आपकी नज़र में क्या है। तो यहाँ 4 बातें जो हैं पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि लिविंग क्या होता है। तो देखते हैं क्या लिखने की कोशिश की है। यहाँ लिखा है When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism, growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add a few more feature like metabolism. देखो ये कह रहे हैं भाई लिविंग में क्या क्या हो सकता है। लिविंग मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, दैट्स फाइन। लिविंग अपनी कॉपी कर सकते हैं, वेरी गुड। लिविंग सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं, वेरी गुड। लिविंग इंटरेक्ट करते हैं और इमरजेंस टू दिस लिस्ट, ये सब कैरेक्टर जो है इस लिस्ट में आएंगे अगर आप लिविंग की बात करते हैं। फिर इन्होंने लिखा है यहां से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो यार ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि सभी जीवित ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वेरी गुड। जब सभी जीवित ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो फिर क्या नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना सभी जीवित तो ग्रो करते ही हैं, नॉन लिविंग करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, वो आगे पता लगेगा। लेकिन जीवित जो है वो ग्रो करेगा, ये ध्यान रखना। An increase in the mass and increase in the number of individual are twin characteristics of growth. यहाँ से पहला सवाल आपको मिलेगा, पेपर में पूछा जाएगा What are the twin characteristics of growth? ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ध्यान रखेंगे। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये 2 भाई पॉइंट हैं जो कि आपके, जहाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसका मतलब वो क्वेश्चन है, ये तो तय है, बस पत्थर की लकीर है। जहाँ क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे। नंबर में बढ़ना, मास में बढ़ना, दोनों ही ग्रोथ होती हैं। फिर लिखा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ करता है तो वो सेल डिवीजन से ग्रोथ करता है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, मतलब आपको पता ही होगा कि मल्टी सेलुलर हम होते हैं तो हम ग्रोथ कैसे करते हैं, हम जो है सेल डिवीजन करते हैं, उससे हम ग्रो करते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जीवन में ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आएगा, आपको सही करना होगा। आपको ध्यान रखना है, पेपर में स्टेटमेंट भी आते हैं, वहाँ ध्यान रखना होगा कि प्लांट जो होते हैं जीवन भर ग्रोथ करते हैं, अंतिम तक भी प्लांट ग्रो करते होते हैं, ये स्टेटमेंट है। जबकि जीवन जो होता है हमारे में, मतलब हम जो एनिमल्स होते हैं हमारे में एक सर्टेन एज पर जा करके ये जो है रुक जाता है। ये लिखा है ग्रोथ जो है सर्टेन एज पर जा करके हम में रुक जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू द रिप्लेस लॉस्ट सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये फिर से एक स्टेटमेंट आपके नीट के एग्जाम में आने वाला है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ये पेपर में आएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है भाई, मान लो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया क्या करेगा, एक बैक्टीरिया 2 4 6 8 16 32 ऐसे ही बैक्टीरिया बढ़ता है। तो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है तो आप उसको ग्रोथ बोलोगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जीवन बढ़ाना मतलब अपनी जो संख्या बढ़ाना वो भी सेल डिवीजन से होता है, रिप्रोडक्शन जो है वो भी सेल डिवीजन से होता है, ग्रो करना मतलब वो भी सेल डिवीजन ही है। तो ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना एक ही बात है होगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर। तो यहाँ लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन
One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of the cells. In majority of higher animals and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. तो यार ये भी स्टेटमेंट है, जो हायर एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो आपके इवेंट होते हैं, जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ ये कोई इवेंट नहीं होता है। वहाँ बस सिंपल क्या है आपका, सिंपल ग्रो कर रहे हैं और अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। ग्रो कर रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नंबर बढ़ा। तो बहुत बड़ी बात नहीं कि रिप्रोडक्शन, लेकिन प्लांट में जाओगे तो एक इवेंट होगा। हमारे में भी रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक इवेंट होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। यहाँ ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात मतलब कही गई है, एक ऐसी बात कही है जो आप समझने की कोशिश करना। सैंड मोल्ड जो होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, बोल्डर्स होते हैं, ये भी तो ग्रो करते हैं। मान लो एक पत्थर है, हमेशा बड़े पत्थर तो नहीं होते, ऐसा तो नहीं होता। नदियों के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, फिर बड़े 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 कैसे होते हैं? तो डिपोजिशन होता है उनके ऊपर, डिपोजिशन होके 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 फाइनली पत्थर जो है वो आपका बड़ा हो जाता है। तो ये बात कह रहे हैं कि भाई पत्थर भी तो ग्रो करते हैं, लेकिन बाबू ध्यान रखना वो आपके बाहर से डिपोजिशन के कारण ग्रो करते हैं, जबकि जो दूसरे आपके होते हैं मतलब हम एनिमल्स से जो आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रासेलुलर ग्रोथ करते हैं, मतलब हम इंटरनल ग्रोथ हमारे में होती है। लेकिन ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स, क्योंकि ग्रोथ तो जो है वो नॉन लिविंग भी करते हैं। तो लिखा है हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। तो यार यहाँ से एक बात बताता हूँ मैं, एक लाइन है, ये दो वर्ड आप यहाँ पे नोट कर लेना, बाबू पेपर में आते हैं ये। इनमें एक पहला वर्ड है इंटूसिसेप्शन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंदर से ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, वो इंटूसिसेप्शन होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल, में आपको यही बताता हुआ चलूंगा वो बात, जो प्राइमरी प्लांट सेल वॉल होती है वो आपकी इंटूसिसेप्शन से ग्रोथ करती है, यानी उसके ऊपर जो है वो एडिशन होता है मटेरियल का इनसाइड से, और जो एक्रेशन होता है ये एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जो सेकेंडरी वॉल जो है वो आपकी इससे बनती है। ये भी ध्यान रखना, ये सवाल आते हैं पेपर में, सेकेंडरी वॉल कैसे बनती है, तो एक्रेशन से बनती है, और अगर प्राइमरी वॉल पूछेंगे तो इंटूसिसेप्शन से बनती है। वैसे इसका मतलब ये होता है कि इंटू मतलब अंदर से ग्रोथ होती है, एक्रेशन मतलब एडिशन होता है बाहर से मटेरियल का। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के रेस्पेक्ट में ये सवाल आ जाता है, ध्यान रखना। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से स्कूल में या नीट में बच्चों से पूछा जाएगा सवाल, ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो डिफाइनिंग ग्रोथ नहीं, मतलब डिफाइन नहीं करता है ग्रोथ को। तो ध्यान रखोगे ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट लिखा है कंडीशंस अंडर विच इज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। देखो यार, अभी हमने देखा था कि आपका ग्रोथ एक कैरेक्टर लिया था और उसके बारे में बात की गई। फिर ग्रोथ आपका रिप्रोडक्शन मतलब ग्रोथ आपका जो है वो नहीं निकला डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि नॉन लिविंग में ग्रोथ करते हैं। दूसरा लिया इन्होंने रिप्रोडक्शन। नॉर्मल देखने पर ही सुनने में ये लगता है कि हाँ रिप्रोडक्शन तो जो है वो लिविंग का कैरेक्टर होगा, यानी जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सही बात है कि जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो लिविंग नहीं होते, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं करना लिविंग नहीं होना ऐसा नहीं है, डिफाइन नहीं करता कि मतलब लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, लिखा है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refer to the sexual reproduction. Organism reproduced by asexual reproduction means also fungi जो है वो आपके स्प्रेड करते हैं, asexual spores बनाते हैं, उससे ग्रो करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म जो आपके ईस्ट और हाइड्रा हैं वो बडिंग करते हैं। ये स्टेटमेंट है, आप शायद यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, सवाल बन सकता है। ईस्ट में आपको बडिंग मिलेगी, हाइड्रा में आपको बडिंग मिलेगी। वो अलग बात है कि ईस्ट के अंदर आपको यूनिसेलुलर बड देखने को मिलती है और हाइड्रा के अंदर आपको मल्टी सेलुलर बडिंग देखने को मिलती है। फिर लिखा है इन प्लेनेरिया, जो प्लेनेरिया आपका होता है वो आपका प्लेटिहेल्मिन्थीज का मेंबर होता है, जिसमें कि आपको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। ये सवाल यहाँ से आएगा, पूछा जाएगा कि ट्रू रीजनरेशन इसमें किसमें देखने को मिलता है। आप बताओगे ट्रू रीजनरेशन जो है वो प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा। और इसमें एक वर्ड आपको मैं लिख के दे देता हूँ, अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मॉर्फोलेक्सिस देखने को मिलेगी। मॉर्फोलेक्सिस का मतलब होता है कि एक पार्ट जो है वो
कंप्लीट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी का लोस्ट पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे तो उसे हम मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट इन द लॉस्ट पार्ट ऑफ दैट बॉडी बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी, स्पायरोगायरा वगैरह में, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस में आप जाकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा, मॉसिस का प्रोटोनिमा होता है वो। ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, सभी के सभी जो है वो इजिली फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और एल्गी और अमीबा, वहाँ आपको स्टेटमेंट नीट में जो आएगा वो ये आएगा कि एल्गी में और बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ होगा या फिर आपका रिप्रोडक्शन होगा। बैक्टीरिया के केस में एक ही बात होगी, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करके 2 बनाएगी, और अमीबा डिवाइड करता है तो 2 बनाता है। वही कॉलोनी ग्रोथ करती है, वहाँ साइज नहीं बढ़ता है, वहाँ कॉलोनी बढ़ती है। तो वो ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना एक ही बात है। ये स्टेटमेंट है, नीट में आता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू द इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास। Hence, we notice that in single-cell organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce by mules, like mules, sterile workers, bee, infertile human couples. तो यार ये कह रहे हैं mules जो होते हैं आपके, mules क्या होते हैं एक बार मैं बता दूँ आपको। जो आपका जैसे mules में आपका अभी मैं बताता हूँ, मेल डंकी और आपका फीमेल हॉर्स, इनसे जो पैदा होगा दैट इज ए म्यूल। ठीक है, ये भी आपका क्या नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता। इसी तरह से आपका लाइगर होता है, इसी तरह से आपका टिग्लियन होता है, इस तरह से आपका हिन्नी होता है। ये आपके रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि आपका फीमेल वर्कर बीज जो होती हैं, वर्कर बी आपको पता है दीज आर स्टेराइल, ये आपकी स्टेराइल होती हैं। और आपका इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करता वो आपका लिविंग नहीं होता, तो होता है। लेकिन यहाँ भी ये देखा गया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग होने का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता। तो 2 चीज़ें हमें मिल गई हैं, ग्रोथ भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो लिखा है Hence, reproduction also cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. तो भैया ये एक कोर्स मिल गया पॉइंट यहाँ। नेक्स्ट है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो भाई देखो मेन जो पॉइंट है ना, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म अगर है किसी के अंदर तो भैया वो लिविंग होगा। बस यही एक मतलब मुझे तो ये लगता है मेन चीज यही है कि मेटाबॉलिज्म ही लिविंग है। यानी सेल के अंदर आपकी बहुत सारी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जो रिएक्शंस चल रही होती हैं, लगातार कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, वही लिविंग को डिफाइन करती होती हैं। जिसमें कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, एनर्जी लगती है और स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट फ्लो में वो रिएक्शन चलती रहती हैं, वही लिविंग होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वहाँ ही होता है, वही लिविंग होता है। तो मेन बात यही है कि मेटाबॉलिज्म जहाँ है मतलब वो लिविंग बात हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लास, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा and are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside the living organism. तो बहुत सारी रिएक्शन, जैसे एक शहर का ट्रैफिक होता है वो चलती रहती हैं मिशअप के बिना, बिना कोई झगड़े के। कहीं मिलती हैं, कहीं पार होती हैं, किसी से कुछ बनता है, A to B, B to C, C to D, D to E, E to फिर A बन जाएगा घूम के। तो कुछ भी बन सकता है, किसी से कुछ भी बन सकता है। तो ऐसी रिएक्शन चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो यही है मेटाबॉलिज्म। एंड बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्यूलर तक आपको देखने को मिलेगा क्या, मेटाबॉलिज्म। In all the plants, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism, and metabolic reactions can be demonstrated outside the body or the cell-free system. तो अगर आप किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में बॉडी से बाहर चलाते हो, मान लो एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के आप किसी रिएक्शन को करा रहे हो, तो यार वो रिएक्शन आपकी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो सकती है, परंतु वो एक लिविंग नहीं बीइंग नहीं हो सकता है। लिविंग रिएक्शन हो सकती है, लिविंग बीइंग नहीं हो सकता।
जब तक कि वो एक बंद कंपार्टमेंट में कॉन्टिन्यूअस चलने वाली रिएक्शंस ना हो लगातार, तो तब तक वो लिविंग नहीं कही जाएंगी। हाँ, हालांकि बाहर आप रिएक्शन कराओगे तो वो एक लिविंग रिएक्शन होगी। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड in a test tube is neither living or non-living. Hence, while metabolism is the defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things, but surely living reaction, and hence cellular organization of the body is the defining feature of the life form. यानी कि जो cellular organization है, जो metabolism है, वो आपका एक living होने का मतलब life का जो है, जीवन की मतलब महत्वपूर्ण इकाई चीज़ है, मतलब जीवन वही है, मेटाबॉलिज्म ही। फाइनली बात यही है कि सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वही आपको डिफाइन करता है कि लाइफ है या लाइफ नहीं है। एंड नेक्स्ट है फिर एक और आपका जो है जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि जो आपका अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो आपका वातावरण है उसके प्रति सजग होना। सजग होने का मतलब ये है कि आपको हवा लग रही है, लाइट लग रही है, आपको पता चल रहा है कि वातावरण में क्या हो रहा है। तो यही है, ये भी एक लिविंग बीइंग, मतलब ये भी बात है कि लिविंग है तो मतलब कॉन्शियस तो होंगे ही। यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि जो हम तो हैं, हम खुद के लिए भी कॉन्शियस होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं वो वातावरण के प्रति तो कॉन्शियस होते ही हैं। बाहर से आप उन्हें कुछ चुभाओगे, गर्मी दोगे, ठंड दोगे तो उनको पता चलेगा। यहाँ लिखा है परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलस which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our senses organs. Plants respond to external factors like light, water, temperature and other organisms, pollutants. All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affect the reproduction in seasonal breeders. ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आएगा तो भैया ध्यान रखना, सही कर देना। वैसे आपको लगेगा कि फोटो पीरियड से सीजनल ब्रीडर में क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। आप स्टेटमेंट याद रखोगे, यहाँ से पेपर में आएगा। बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग द बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर फॉर देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए भी अवेयर है, बाकी वातावरण के प्रति सजगता तो है ही हमारे अंदर। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर फॉर हिमसेल्फ एंड हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल जाती हैं, दो हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलती। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हालांकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है और वो कोमा में चला गया है। तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है, कोमा में चला गया है, तो वो क्या है? तो भाई देखो यार, कॉन्शियसनेस तो उसकी है नहीं, लेकिन हाँ उसकी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, तो उसके हिसाब से मानोगे तो लिविंग होगा। अगर आप कॉन्शियसनेस मानते हो तो नॉन लिविंग होगा। तो मेटाबॉलिज्म तो चल ही रहा होगा, फाइनली जिंदा है। तो ये देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है when it becomes to human beings it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in the coma in hospitals virtually supported by machines which replace the heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? देखो यार, उसकी सेल्स में जब मेटाबॉलिज्म चल रहा है तब तक मैं उसे लिविंग कंसिडर करता हूँ। अगर वो कॉन्शियस नहीं है, कैरेक्टर आप कॉन्शियसनेस मानते हैं, तो नॉन लिविंग मान लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ मैंने कुछ कैरेक्टर्स जो दिए हैं वो आपको लिविंग के लिख के दिए हैं। तो यार ये लिविंग है तो ये सब भी हो सकता है। हीलिंग होगी, रिपेयर करेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं जो आपके लिविंग होते हैं, वेरिएशंस उनमें होते रहते हैं जहाँ लिविंग है, एडेप्टेशंस होती हैं उनमें जीवन के प्रति जहाँ रहते हैं उस इन्वायरमेंट के लिए एडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट उनका लाइफ स्पैन होता है कुछ ना कुछ। नॉन लिविंग का लाइफ स्पैन नहीं होता, रखा है नहीं रखा है नहीं रखा है। तो यार ये भी कुछ कभी कभी जो है आप ऐसे ही पढ़ लेना, कहीं क्वेश्चन आए तो आप लिख देना, ठीक है ना, तो नोट कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लेते हैं। पढ़ने में कुछ नहीं जाता, कहीं से भी स्टेटमेंट नीट है भाई, नीट कहीं से भी पूछ लेगा, ये बात ध्यान रखना। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to the underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent of cell. तो एक अरे टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं होती है, और जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती, सीधी बात है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल से होते हैं, वो सेल नहीं होते, वो मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनता है। तो लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल।
Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of the interaction among the molecular component comprising the organelle. These interactions result in the emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity in all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. ये point है, नीट में आएंगे, मार्क कर लो. Self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimulus. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material but of varying degree. तो सब में DNA है पर अलग अलग हैं, सब में जीन्स हैं अलग अलग हैं. तो ये ठीक है, वातावरण के अकॉर्डिंग जो है जीवन जहाँ जहाँ भी हुआ होगा वहाँ एडप्ट किया होगा. सभी जीवित चीज़ों के कुछ न कुछ कैरेक्टर मुख्य होते हैं जो कॉमन होते हैं. बाकी जो कैरेक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं, सेल के साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, वो सब बातें अलग है. तो यहाँ से हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो 4-5 सवाल नीट में आपके आ सकते हैं वो मिल गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है बायोडाइवर्सिटी वाला, उसको एक बार देखते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पर खोल करके जहाँ मैं जो लिखूंगा बुक के अंदर, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें. अगर मैंने किताब में यहाँ लिख दिया है तो प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे किताब में इस जगह पर वही चीज़ नोट करें जो मैंने जहाँ लिखी है, इस बात को आप ध्यान रखें. तो आप यहाँ नोट कर लें कि नियो सिस्टमैटिक, अभी आप पढ़ोगे सिस्टमैटिक्स क्या होता है. ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट जो सिस्टमैटिकली इवोल्यूशनरी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर अगर आप ऑर्गेनिज्म को एक लाइन में अरेंज करते हैं, मतलब आप उनको क्रम से अरेंज करते हैं, तो उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं. फाइनली बाद में नियो सिस्टमैटिक्स आई, तो लीनियसली सिस्टमैटिक्स दिया था, उसके बाद नियो सिस्टमैटिक्स आया जो कि आपका जूलियन हक्सले ने दिया था. एक सवाल है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में आ जाता है, प्लीज नोट इट डाउन फ्रॉम हियर. मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है. सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कोरल रीफ में होती है. ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने बहुत ज़्यादा पेपर में इसको देखा है, खूब बार मैंने पेपर में देखा है, कई बार ये पेपर में आया है. तो ध्यान रखना, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है. सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है कोरल रीफ में होती है. ये भी पूछा जाएगा पेपर में जरूर. तो चलते हैं, करते हैं शुरू. ये पैराग्राफ क्या दिया है यहाँ. इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, be it potted plant, insect, bird, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range. तो ये पहला सवाल जो एनसीईआरटी से आएगा पेपर में ये होगा, पूछा जाएगा लगभग कितनी स्पीसीज हैं, तो आप बता दोगे 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं. याद करना है, डाटा है, जहां भी मैथमेटिकल डाटा आएगा आप एक पेज पर नोट करते हुए चलेंगे. बिल्कुल पेपर में ध्यान रखना, जहां भी ऐसा मैथमेटिकल डाटा आएगा आप एक पेपर में नोट करते हुए चलेंगे. मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन. कहाँ ईयर आएगा, ईयर्स भी आप एक पेपर पे नोट कर लेंगे सारे. दिस रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाने वाले हैं सब मिला जुला करके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. We should remember here that as we explore new areas and even all new organisms are continuously being identified. तो धीरे धीरे जो है नए ऑर्गेनिज्म ढूंढे जा रहे हैं. खूब सारे ऑर्गेनिज्म ढूंढे जा चुके हैं, ढूंढे जा रहे हैं. लगातार इस ट्रेजरी में आपके जो ऑर्गेनिज्म की ट्रेजरी है उसमें नए जीवों की जो है एडिशन हो रहा है. धीरे धीरे लॉस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ढूंढे कम जा रहे हैं मुझे लगता है. और कुछ सालों में ऐसा लिखा है कि ख़त्म ही हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखा है, स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड. वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम. तो बाबू यहाँ पर आप एक वर्ड नोट कर लेंगे. लोकल नेम के लिए एक वर्ड यूज होता है वर्नाकुलर नेम्स. तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें, यहीं पे लिख लें वर्नाकुलर नेम्स मतलब लोकल नेम्स. जो लोकल नेम होते हैं दे आर वर्नाकुलर्स. फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन विद इन द कंट्री. Probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways to name that means to talk each other and to refer organism we are talking about. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो आप इंडिया की बात कर लें तो वहाँ केरल में कुछ कहेंगे, तमिलनाडु में कुछ कहेंगे, कर्नाटक में कुछ कहेंगे, उड़ीसा में कुछ कहेंगे और हम कुछ कहेंगे, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह
चीज़ों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, इतने ज़्यादा लोकल नेम्स हैं, कैसे चलेगा काम। तो इसके लिए कह रहे हैं कि भाई इसके लिए एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ नाम रखने का एक तरीका साइंटिफिकली होना चाहिए, जिसको आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट हुई क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे। तो ये बायोडाइवर्सिटी यहाँ बताया भी इसलिए है क्योंकि ये बताना चाहते थे आपको कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नाम कैसे रखते हैं। तो ये वाला पॉइंट इनको बताना था। तो इसके लिए अब हम देखेंगे आगे नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो उससे पहले हम जो है थोड़ा सा डाटा हमने यहाँ नोट किया हुआ है, आप उसको ज़रा नोट करने की कोशिश करना प्लीज़। हाँ, तो यहाँ से आप नोट करना। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नाम रखते हैं। तो नाम रखने की जो प्रक्रिया है वो सबसे बाद में आती है। ये एक सवाल भी बनता है, ध्यान रखना, ये सवाल बनेगा। कैरेक्टराइजेशन पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर नाम रखेंगे सबसे बाद में। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। टाइप ऑफ स्पेसिमेन क्या होता है, होलोटाइप, आइसोटाइप, ये अभी बात करेंगे। ठीक है, या फिर अभी कर लेते हैं बात इसके बारे में। देखो यार, अगर आप किसी एक नए ऑर्गेनिज्म को कहीं पाते हैं, मान लो भैया हमें एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो हमने उसका पता करना है कि किसके क्लासिफिकेशन के अंडर में आएगा। तो पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं, उनको देख करके उसको आइडेंटिफाई करके फिर क्लासीफाई करते हैं, उस फैमिली में, उस जीनस में, उस ऑर्डर में, उस किंगडम में, उसमें जाएगा, वहाँ रखते हैं, उसको प्लेस करते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो स्पेसिमेंस जब जहाँ से लाते हैं, जहाँ ओरिजिनल स्पेसिमेन जहाँ से आप लाओगे वो आपका कहलाता है होलोटाइप। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये कभी कभी पेपर में आता है, टाइप ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि जो ओरिजिनली आपने लिया होता है, दैट इज ए होलोटाइप। फिर एक होता है आइसोटाइप, जो कि आपका डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, यानी कि आपको एक पेड़ मिला तो आपने उस पेड़ की एक ब्रांच ली और फिर उसी पेड़ की दूसरी ब्रांच पर लिख दिया कि ये आइसोटाइप है। अगर होलोटाइप हो जाता है तो आपके पास आइसोटाइप होगा, ऐसा है। एक है इलेक्ट्रोटाइप, नो होलोटाइप स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप। अगर मान लो आपका होलोटाइप नहीं सिलेक्ट किया गया तो आपका दूसरा क्या होता है, लैक्टोटाइप होता है। तो यार ये कभी कभी मैंने पेपर में देखा हुआ है, एक दो पेपर में सवाल आए हैं, तो आप यहाँ से कोशिश करना नोट कर लेना। वैसे नीट का तो लेवल नहीं है, नीट में नहीं आएगा, डरना मत। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो आप एक बार देख लेना। होलोटाइप, आइसोटाइप, नियोटाइप, लैक्टोटाइप, प्रोटोटाइप ऐसे मिलते हैं, तो प्लीज़ होलोटाइप तक सीमित रहना, मे बी होलोटाइप आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो एक कोशिश करना आप इसको याद करने की, अगर हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, नीट में नहीं आएगा। तो नॉमेनक्लेचर हमारा अगला टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट पार्ट में रखूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की वीडियो लगातार देता रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, 15 मार्च मतलब 15 मार्च को सिलेबस पूरा कवर होगा, 11th वाला भी, 12th वाला भी। आप चैनल के साथ होप लगा के जरूर जुड़ना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है ना, ज़्यादा बातें मैं नहीं करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका होगा इसी का अगला पार्ट। और एक साइड में अब 12th वाला जो चलाएंगे वो भी चलाएंगे इसके साथ ही, क्योंकि दोनों को साथ चलाना पड़ेगा तो जल्दी कवर होगा। ठीक है ना, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है। आगे आगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।